हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड का सामान्य हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखो, हमारा जो डीएलएड का एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है, तो हम लोग को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बनानी है। आज का जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे सब्जेक्ट सामान्य हिंदी का, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? हमारा मनो प्लस योग, मन प्लस योग, मन प्लस आयोग या मनो प्लस योग। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पूछ रहा है मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा ना मन प्लस योग। अब मन प्लस योग यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यही विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखो, यदि विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद में य र ल व हो, इनमें से कोई भी एक हो तो आकार और विसर्ग अ यानी कि हो जाएगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रहे, इम्पॉर्टेंट टिप है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमारे सामान्य हिंदी बिहार डीएलएड का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पूछ रहा है कि ये जो हमारे 4 उदाहरण हैं उनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा निशिदिन, ठीक है। ऑप्शन बी है त्रिभुवन, ऑप्शन सी है नीलकंठ और ऑप्शन डी है पुरुष सिंह। तो हमारा पूछ रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो देखो, जो हमारा नीलकंठ यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है ना, वो नीला है कंठ, जिसका ये नीलकंठ का विग्रह होता है। जैसे कि आप ये समझ लो कि त्रिभुवन, यहाँ जो त्रिभुवन है इसका क्या होगा? 3 भुवनों का समाहार यानी कि द्विगु समास हो गया। पुरुष सिंह देखते हैं। पुरुष सिंह का मतलब पुरुषों में सिंह यानी कि तत्पुरुष। और निशिदिन का हमारा हो जाएगा रात दिन यानी कि द्वंद्व समास, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ सही हो जाएगा। देखिए, हमारे वीडियो में जो है ना, हर एक वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता है, जो कि बहुत सारे चैनल्स पे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ आंसर बता के छोड़ दिया जाता है। आंसर के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन मिलती है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमेशा डीएलएड के लिए अपडेट होते हैं। तो हमेशा हमारे चैनल पे बने रहना। डीएलएड के एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मस्त आराम से एक ही चैनल पे जब सारे सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं तो वहीं चैनल को फॉलो करो, ठीक है। ये अच्छी टिप है, अपने स्टूडेंट लाइफ में आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। खरा खोटा शब्द में समास बताइए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो देखो, खरा खोटा शब्द है ना, वो हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा हो, आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समझ कर ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था अधा साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण ने कहाँ आए थे? अब पूछ रहे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली वाली लाइन में यहाँ पे देखो, मैत्री की राह बताने वाले, सबको सुमार्ग पर जाने वाले, दुर्योधन को समझाने वाले, भीषण विध्वंस बचाने वाले, भगवान कहाँ आए? भगवान हस्तिनापुर आए। तो हमारा श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हस्तिनापुर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, जो कि हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं जो भी कोई इंसान यात्रा पे जाता है। किस वाक्य का उदाहरण है? अब कह रहा है जो आप वाक्य यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में, तो किस चीज़ का वाक्य, कौन सा उदाहरण है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है या इच्छावाचक है? तो देखो आपकी यात्रा मंगलमय हो या ना इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। तो इच्छावाचक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है एसिडिट के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? अनुकूल होना, संक्षेप करना, कमी करना या माप लेना। देखो हिंदी के भी पेपर में इंग्लिश का मीनिंग पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। एसिडिट के लिए परिभाषित शब्द है मान लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा मान लेना एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? ध्वनि, वाक्य, शब्द या शब्दांश? तो हमारा देखो शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। परलोक का विश्लेषण क्या है? परमलोक, परलोकी, परलौकिक या लोक के पार? तो हमारा इसका परलोक का विशेषण होगा ना परलौकिक, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डिंग हाँकना, चुप रहना, चिंता करना या बाजा बजाना? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ होगा डिंग हाँकना, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वकीलों ने कागज़ों की जांच की, इत्र में सुगंध है, वह डाल महीन है, उसमें तो हस्ताक्षर कर दिया। तो देखो अशुद्ध वाक्य है वह डाल महीन है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह डाल पतली है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध वाक्य है, महीन की जगह पतली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है पदबंध बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड के रूप में। समास, पदबंध, ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट हो गए, शब्द हो गए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो गए। क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या इनमें से कोई नहीं? तो देखो नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी ना, क्रिया पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें कृतिवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, वृद्ध में बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा या पुस्तक पढ़ी जा रही है? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कृतिवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? देखो जो हमारा ये है ना, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, वाक्य में ये हमारा कृतिवाच्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार हो उसको क्या कहते हैं? उसको कृतिवाच्य कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्रियाकर्ता के अनुसार है, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये आंसर सही है तो इसके बाद आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है, उसको मैं बता देती हूँ, वो भी क्लैरिफाई कर लो कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो गया, बाकी के ऑप्शंस देख लो कि वो किस चीज़ के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, तो आपको ना प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। जैसे ये देखो पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, ये हमारा कृतिवाच्य हो गया। वृद्ध से बैठा नहीं गया, यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं उन्हें वृद्ध कहते हैं, वो हमारा भाववाच्य हो गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब कह रहा है शुद्ध वाक्य बताइए। पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्र मिलते ही भारत की गरीबी अंत हो जाएगा।
तब शायद वह अवश्य था आएगा। यह बात कोई को मत कहना, या सड़क पे भीड़ जुट गई। अब हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा ना, शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य हमारा होगा कि पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। अन्य सारे जो भी 3 वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है शब्द शक्ति का भेद के अंतर्गत क्या आता है? लक्षणा, रस, अलंकार या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा देखो, अभी हम आपने अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हो ना, तो आपको इस आंसर का, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार कराया गया है, फिर भी आप सुन लो कि जो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन से आते हैं? अभिधा आता है, लक्षणा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले रख लो, फिर हमारा व्यंजना आता है। तो हमारी शब्द शक्ति के अंतर्गत इन तीनों में से अभी लक्षणा आता है। और हमारे शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा पहला भेद, दूसरा भेद लक्षणा और तीसरा भेद व्यंजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कहता है नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सा है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है, वाक्य में व्यंग का भाव है। किस चीज़ का भाव है? मतलब इन काइंड ऑफ की मजाक उड़ाया जा रहा है, जोक करा जा रहा है, इसलिए यह हमारा व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सा? व्यंजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है काव्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण सामान्यता दिखाई जाती है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखो, काव्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए बच्चा लोग। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है छेकानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी है लटानुप्रास अलंकार, या ऑप्शन डी है अन्यतानुप्रास अलंकार। तो हमारा इसका ना वर्णों की आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ किस चीज़ की आवृत्ति हो रही है? त की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने, मनावीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो देखो, मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन, ये हमारा देखो इस वाक्य में हमें हमारा क्या है? हमारा रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा रूपक एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मंद हंसी मुख चंद जनुहाई में कौन सा अलंकार है? बेटा लोग, अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलंकार को अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ये समझ लो। उपमा, मानवीकरण, रूपक या श्लेष। तो देखो हमारा ये सुनो, माथे करीटे बड़े दृंग, ठीक है, चंचल मंद हंसी मुखचंद जिन होई, ये हमारा कौन सा? रूपक अलंकार है। ये जो मंद हंसी मुखबंद जुन्हाई है आप लोग देख रहे हो, इसका पूरा हमारा ये है ना, पूरा पंक्ति ये होगा माथे करीटी बड़े दृंग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। ठीक है, ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। भावार्थ इसका क्या होगा? इसका ये समझो ना कि जैसे कृष्ण के बारे में बात हो रही है, श्री कृष्ण के चंद्रमा से मुख पर मंद हंसी चांदनी से सुंदर लगती है। यानी जब कृष्ण हंसते हैं तो वो चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की चांदनी की तरह उनके मुख पे वो सुंदर हंसी लगती है।
तो यहाँ जुनहाई का मतलब क्या हुआ, जुनहाई का मतलब हो गया कि चांदनी चंद्रमा। ठीक है, चलो हमारा रूपक अलंकार का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, उन्नत हिमालय के धवल पर सुरसरी यो टूटती, मानो पयोद से धरा के दुग्ध धरा छुटती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक है? देखो, उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी सी टूटती, मानो परयोधर से धरा के दुग्ध धरा छूटती। इस पंक्ति में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या यमक अलंकार है? तो देखो, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में हमारा विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, मतलब है भी और नहीं भी, मतलब इन दैट सेंस में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विरोधाभास का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या पूछता है? कहता है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ऑप्शन ए कहता है छिदी, श्रुति, शन या छम। तो देखो, छंद शब्द हमारे संस्कृति के श्रुति धातु से बना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, छिदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियो, मैम की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार चैनल को विजिट कर लो। सारे डीएलएड के हर एक सब्जेक्ट के हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं चैनल पे। और कमेंट में बताना मैम का वीडियो कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बता दो, या किसी सब्जेक्ट जैसे अनुप्रास अलंकार वगैरह आप लोग ये देख रहे हो कि हाँ इसका आंसर अलंकार का ये सब पार्ट है, इसका अलंकार पदबंध हमारा पढ़ रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो छंद, जैसे कि ये देखो, ये अब श्लेष, रूपक, ये उत्प्रेक्षा, ये आपका कौन क्या है, अलंकार है। आपको अलंकार के बारे में ही नहीं पता, तो अगर आपको अलंकार पढ़ना है तो आप हमको बता सकते हो, हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। कहता है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? मानुष तो वही रस खान, वजो व्रज गोकुल गाँव के ग्वरान, इंद्रव्रजा सवैया कविति या उपेंद्र व्रजा। देखो, मानुष है तो वहीं रसकान, ब्रजो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस पंक्ति में हमारे ऑप्शन नंबर बी सवैया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, सवैया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। डीएलएड का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो एकदम अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद।